नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो पुस्तक साथियों मनोज कुमार मिश्रा जी की है। इससे साथियों हम JRF नेट सेट कॉलेज प्रवक्ता, स्कूल प्रख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी आपका सिलेबस है उसके लिए हम इससे तैयारी करेंगे साथियों। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। तो साथियों, हम ये सब पढ़ लिए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय और ये सब पढ़े हैं। आज हम साथियों जो हमारे ग्रंथकार हैं, इतिहास ग्रंथकार, इनका सामान्य परिचय शुरू करेंगे। और इसमें सबसे पहले साथियों हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गारसद तासी का। तो चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, गारसद तासी हिंदी साहित्य का एक वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच फ्रांसीसी विद्वान गारसद तासी ने किया था। ये कहाँ के थे? फ्रेंच के थे। और सबसे पहले ऐसे विद्वान जो हिंदी साहित्य का एक वास्तविक इतिहास लिखे वो आपके गारसद तासी थे। रचना इनकी है इस्तवार दलाल लिटरेचर एंड्यू हिंदुस्तानी। देखिए शब्दार्थ इसको हम समझ लेते हैं। इस्तवार माने इतिहास है, लिटरेचर माने लिटरेचर साहित्य, एंदुई माने हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, और हिंदुस्तानी माने मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी, हिंदुस्तानी हो गई। तो ये इस ग्रंथ का आपका भावार्थ है। रचनाकाल, इस पुस्तक के कुल 5 भाग 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए थे, जिनका रचनाकाल निम्नानुसार माना जाता है। देखिए, प्रथम संस्करण आपका कब हुआ है? प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में। द्वितीय संस्करण में प्रथम एवं द्वितीय भाग 1870 में, तृतीय भाग आपका 1871 में। माने प्रथम संस्करण 2 भागों में हुआ, पहला और दूसरा, तो 1839 और 47, 39 और 47। दूसरा भाग आपका द्वितीय संस्करण 3 भागों में आया। पहले 2 भाग आए वो 1870 में आए, और आपका तृतीय भाग जो आया द्वितीय संस्करण का वो आपका 1871 में आया, माने 1 साल बाद। इधर आपका लगभग 8 साल बाद। तो कहने का मतलब यही है कि 2 संस्करण आए, उनमें से 5 भागों में व्यक्त किया। प्रकाशक इसका द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड की रही है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं विशेषताएं। इस ग्रंथ की क्या विशेषताएं हैं? यह ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अब देखिए, सन 1848 में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने YF फैलन के सहयोग से देहली कॉलेज के माध्यम से तबकात उश शौरा अथवा तज़किरा-ई शौरा ई हिंदी के नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया। इसी पुस्तक का इस्तवार दलाल लिटरेचर एंड्यू हिंदुस्तानी, इस पुस्तक का जो आपके करीमुद्दीन थे, उन्होंने तबकात उश शौरा शुआरा और तज़किरा-ई शुआरा ये हिंदी के नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया है। इन्होंने कुछ मौलिक तथ्यों का भी इसमें समावेश किया, अतः कुछ इतिहासकार इसे करीमुद्दीन की मौलिक रचना भी मानते हैं। सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, ये प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर है, इन्होंने हिंदुई साहित्य के इतिहास का नाम हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया, जो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। मैं तो देखिए, एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिससे भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। अब देखिए, इसमें कमियां भी हैं, कुछ उनको पढ़ लेते हैं। कमियां पहली देखिए इसमें दी है कि इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसमें काल विभाजन की बात नहीं हुई है। इस पुस्तक में कवियों लेखकों को कालक्रम के स्थान पर आकार आदि क्रम के अनुसार स्थान दिया गया, और इसमें युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं किया गया है। ये भी आपकी इसकी कमी है। अब देखिए इसका नोट क्या है। उक्त कमियां होने के कारण इस पुस्तक को वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे व्रत संग्रह मात्र कहकर पुकारते हैं। व्रत संग्रह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस गारसद तासी पुस्तक को इस्तवार दलाल लिटरेचर एंड्यू हिंदुस्तानी पुस्तक को व्रत संग्रह कहा। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसको कहें तो इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। कमियां हैं इस वजह से। वर्णित कवियों की कुल संख्या देखते हैं इसमें।
मूल ग्रंथ जो तासी का है इसमें 738 कवि थे और हिंदी के कवि इसमें 72 रहे। उर्दू अनुवाद करीमुद्दीन जो किया है वो आपका 1004 इसमें कवि रहे, जिसमें 60 हिंदी के रहे। और हिंदी अनुवाद जो लक्ष्मी सागर वासन ने किया है उसमें 358 कवि रहे और 220 इसमें इन्होंने हिंदी के रखे। इस ग्रंथ में शामिल प्रथम कवि का नाम अंगद एवं अंतिम कवि का नाम हेमंत पंत है। अब देखिए 1187 में शामिल प्रथम कवि अंगद हैं और आपके आखिरी कवि जो इसमें वर्णित हैं वो हैं हेमंत। अब देखते हैं हम ठाकुर शिव सिंह सेंगर, इतिहास ग्रंथकार, इनको अब हम संक्षिप्त में जानेंगे, देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किसी भारतीय विद्वान का एक प्रथम प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया। रचना इनकी शिव सिंह सरोज है और प्रकाशन वर्ष 1883 है। द्वितीय संस्करण इसका 1883 का। नोट देखिए, यह पुस्तक सर्वप्रथम 1878 में प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु अनेक कमियां त्रुटियां रह जाने के कारण पूर्ण संशोधन पश्चात 1883 में इसका पुनः प्रकाशन करवाया गया, इसलिए द्वितीय संस्करण भी कहा गया। 1883 का इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रकाशक इसके नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। याद रखना है, प्रकाशक भी पूछ लेता है। प्रमुख इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इस पुस्तक में कुल 1003 कवियों लेखकों का जीवन चरित्र लिखा गया। 1003 कवियों, बहुत बृहद रूप में लिखा गया है। इसमें कवियों लेखकों का जन्मकाल, मृत्युकाल, रचनाकाल इत्यादि का उल्लेख भी किया गया है, परंतु वर्तमान में उनमें से अधिकांश अविश्वसनीय माने जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। महत्व देखिए, इस पुस्तक में तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास किया गया है, जिससे परवर्ती इतिहासकारों की राह आसान हुई। यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है। अब देखते हैं, हिंदी भाषा में पहला इतिहास जो रचा गया है वो शिव सिंह सरोज है, जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर का है। अब देखते हैं इसमें कमियां क्या हैं। इस पुस्तक में भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। 1187 की पुस्तक हिंदुस्तानी पुस्तक में भी काल विभाजन की बात नहीं की गई है, और शिव सिंह सरोज जो पुस्तक किसकी है, शिव सिंह सेंगर की है, उसमें भी नहीं है। इसमें कवियों को कालक्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला क्रम, आकार आदि में शामिल किया गया है। इसमें घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया गया है एवं प्रसंगों को इच्छा अनुसार मोड़ा गया है। नोट देखिए, उक्त कमियां रहने के कारण इस पुस्तक को भी वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1187 और शिव सिंह सेंगर की जो पुस्तकें हैं उनको, या इतिहास ग्रंथ हैं, उनको वृत्त संग्रह मात्र की संज्ञा दी है। चलिए देखते हैं विशेष तथ्य क्या हैं इसके, वो भी पढ़ लेते हैं। विशेष तथ्य ये हैं कि ये हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा विक्रम संवत 770 तक ले गए हैं तथा कवि पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। इनका नाम पुष्पपुंड कह दो, पुष्पदंत कह दो, बात एक ही है। तो हिंदी का पहला कवि आप कहें तो शिव सिंह सरोज किसको मानते हैं, पुष्प को या पुष्पदंत को। अन्य विशेष तथ्य देखिए, कुछ समीक्षकों के अनुसार पंडित महेश दत्त शुक्ल हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम भारतीय विद्वान माने जाते हैं। रचना का नाम है भाषा काव्य संग्रह, प्रकाशन वर्ष 1873 है। इसलिए मानते हैं क्योंकि वो 1883 की है, वो 78 में लिखे, तो कमियां थी इसलिए सुधार के अनुसार बाद में। लेकिन ये महेश दत्त शुक्ल को क्या मानते हैं, हिंदी का पहला इतिहास, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने वाले इतिहासकार। नोट देखिए, परीक्षा में पंडित महेश दत्त शुक्ल एवं ठाकुर शिव सिंह सेंगर दोनों में से एक का चयन करने की स्थिति उत्पन्न होने पर पंडित महेश दत्त शुक्ल विकल्प को सही उत्तर मानना चाहिए। देखिए, इसमें इन्होंने आचार्य मनोज जी ने यहाँ पे बात भी कह दी है कि अगर ऐसा है तो आप महेश दत्त को वरीयता देंगे। चलिए अब हम बात करेंगे जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन की संक्षिप्त में इतिहास को जानेंगे, देखते हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम गियर्सन अंग्रेज विद्वान के द्वारा लिखा गया है। माने किशोरी लाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन।
नोट देखते हैं इसका क्या है कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से पुस्तक लिखी, जो नवंबर में 1957 में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी के द्वारा प्रकाशित हुई थी। यह ग्रियर्सन की पुस्तक का ही हिंदी अनुवाद है। अब देखते हैं रचना, देखते हैं इनकी कौन सी है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये पुस्तक है, हिंदी नाम देखिए, हिंदुस्तान की आधुनिक भाषा का साहित्य, ये हिंदी नाम है इस पुस्तक का, हिंदुस्तान की आधुनिक भाषा का साहित्य, और अंग्रेजी में कहेंगे द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अब देखिए प्रकाशक इसका है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन वर्ष 1888-89 है। और नोट देखते हैं इसमें क्या है कि 1888 ईस्वी में यह रचना उपयुक्त पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। एक स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1889 में हुआ। पहले ये एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं पर। यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। इसमें कुल 952 कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया है। इनमें 1886 कवियों का उल्लेख पूर्व में शिव सिंह सरोज में हो चुका है। ठीक है, 886 कवियों का उल्लेख कितने में हो चुका है, शिव सिंह सरोज में हो चुका है। शेष 66 नए का वर्णन ग्रियर्सन द्वारा अन्य स्रोतों से ग्रहण करके किया गया है। माने 886 जो आपके कवि थे वो शिव सिंह सरोज से ही लिए गए हैं। इसमें केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया है, अर्थात संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं के कवियों को इसमें जगह प्राप्त नहीं हुई है, ये बात आप ध्यान रखना। इसमें कवियों एवं लेखकों को कालक्रमानुसार स्थान दिया गया है, और इसमें कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ योगीन प्रवृत्तियों, जीवन चरित्र की बात कही गई है, योगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन भी किया गया है। इसमें हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य एवं दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। देखिए हिंदी साहित्य के विकास क्रम में निर्धारण कैसे चारण काव्य के रूप में, धार्मिक काव्य के रूप में, प्रेम काव्य के रूप में एवं दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। आप देखते हैं इस ग्रंथ की रचना के ग्रियर्सन जी द्वारा निम्न रचनाओं को आधार ग्रंथ के रूप में अपनाया गया है। इस्ता दला लिटरेचर हिंदुस्तानी भक्तमाल नावादास की, और ये तो आपकी वो है गार सततासी की है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की है। श्रृंगार संग्रह सरदार कबीर, विचित्रोपदेश कक्षेदी तिवारी, शिव सिंह सरोज, गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधवदास, काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त, और सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र, और राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास। तो आधार ग्रंथ ग्रियर्सन के ये सभी पुस्तकें हैं। अब हम बात करेंगे काल विभाजन, देखिए कैसे है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा अपनी इस पुस्तक को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया था, जिसमें इन्होंने कवियों को उनके काल क्रमानुसार स्थान दिया है। इन्हीं 12 अध्यायों को ग्रियर्सन का काल विभाजन माना जाता है। देखें, चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी, जायसी की प्रेम कविता, मुगल दरबार, रीति काव्य 1500 ईस्वी से 1692, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति कवि 1600 से 1700 ईस्वी, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 16 ईस्वी, तुलसीदास, और विविध, इतने इस तरीके से इतने 12 अध्यायों में इसको बांटा गया है। चलिए हम देखते हैं नोट क्या है। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव होने एवं अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण इसे काल विभाजन का मानना उपयुक्त नहीं है, इन्हें शीर्षक मात्र कहा जा सकता है। इसमें 14वीं शताब्दी के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। विशेष तथ्य क्या हैं? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना को भी इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं करते, वे इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए निम्न 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक की रचना 1889 में, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1902 से 1909 ईस्वी तक, और तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन 1886 से 1981 ईस्वी तक। माने ग्रियर्सन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए निम्न 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। अब देखिए इसमें नोट क्या है। ग्रियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास पर कुल 12 निबंध लिखे थे। इनका सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना में किया गया था। ग्रियर्सन ने 1889 में
रामचरितमानस की 126 प्रकाशित और हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर रामचरितमानस का संपादन करके उसे खड्ग विलास प्रेस बांकीपुर पटना से प्रकाशित करवाया था। विशेष उपलब्धि 16वीं 17वीं शताब्दी के युग अर्थात भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार जॉर्ज गियर्सन ही माने जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं मिश्र बंधु पर। इंटोजा लखनऊ उत्तर प्रदेश में मिश्र ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न होने वाले 3 भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का विकास किया। इन तीनों भाइयों के नाम पंडित गणेश मिश्र बिहारी मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी मिश्र डीलेट साहित्य वाचस्पति और राय बहादुर डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र डीलेट साहित्य वाचस्पति। रचना मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है। प्रकाशन वर्ष प्रथम द्वितीय व तृतीय भाग 1913 ईस्वी में, चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में। प्रमुख विशेषताएं। इस पुस्तक में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। वास्तविक संख्या आपकी 45 से 91 है। अनेक अज्ञात कवियों को भी इसमें शामिल करके उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें तुलनात्मक पद्धतियों का अनुसरण करते हुए कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास किया गया है। अगला बिंदु देखते हैं। इसमें प्रमुख कवियों का विवरण समालोचना सहित विस्तार पूर्वक दिया गया है और सामान्य कवियों की नामावली केवल संक्षिप्त सूचनाओं से दी गई है। और देखिए इसमें हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में ही प्राप्त होता है। गियर्सन की पद्धति का अनुकरण करते हुए इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। बाद में मिलने वाले नए कवियों का समावेश उचित स्थान पर किया गया है। अब देखिए आधार ग्रंथ इसके कौन कौन से हैं। कवियों के स्वरचित ग्रंथ और शिव सिंह सरोज अन्य प्राचीन ग्रंथ संग्रह, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मुंशी देवी प्रसाद जोधपुर के लेख, मिश्र बंधुओं की स्वकीय जांच एवं किंवदंतियाँ, काशी नागरी पिचाणी सभा की खोज रिपोर्ट। अब देखिए इसमें नोट है 1900 ईस्वी में नागरी पिचाणी सभा काशी ने हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य प्रारंभ किया। 1900 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक बाबू श्याम सुंदर दास इस खोज कार्य के निरीक्षक थे। 1908 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र इसके निरीक्षक रहे। इस खोज में नित्य नए नए कवि मिलते गए और इन सभी का परिचय मिश्र बंधुओं को होता गया। इसी जानकारी को उन्होंने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक में शामिल कर लिया। इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में विभिन्न हिंदी प्रेमियों ने भी कवियों के विवरण भेजकर मिश्र बंधुओं की सहायता की थी। खोज कार्य चला 1900 से 1921 तक। यह ग्रंथ 2250 पृष्ठों में लिखा गया है। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित अन्य रचना हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी की है। इसमें निम्न 9 कवियों का वर्णन किया गया है। तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु आपके त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतिराम, केशव, कबीर चंद्र और हरिश्चंद्र। अब देखते हैं इन्होंने किस तरीके से काल विभाजन किया है। मिश्र बंधुओं के द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य के 8 कालखंडों में विभाजित किया है। आरंभिक काल 700 विक्रम से 1444 विक्रम संवत तक, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल, इस तरीके से यहाँ उन्होंने बांटा है। माध्यमिक काल आपका 1445 से 1680 विक्रम तक है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल आपका 1681 विक्रम संवत से 1889 ईस्वी तक है, तो पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। अब परिवर्तन काल और वर्तमान काल, तो परिवर्तन काल आपका 1890 विक्रम से 1925 विक्रम तक है। वर्तमान काल 1926 विक्रम से अब तक है। नोट देख लेते हैं इसका। मिश्र बंधुओं का यह काल विभाजन गियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़ विकसित है, परंतु निम्न 2 मुख्य कारणों से यह काल विभाजन वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जाता। इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अभ्रंश काल को समाविष्ट कर लिया गया है। कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं किए गए हैं। जैसे आरंभिक व अलंकृत काल के उपविभाजन में पूर्व एवं उत्तर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जबकि माध्यमिक काल के उपविभाजन में उत्तर के स्थान पर प्रौढ़ शब्द काम में लिया गया है। अब देखिए विशेष तथ्य इसके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, प्रकांड कविवृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा है।
माने उन्होंने इतिहास ग्रंथ या इतिहास ग्रंथकार के रूप में इसको भी नहीं स्वीकार किया है। अब हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। चलिए, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही किया गया। रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशक नागरी प्रचारणी सभा काशी, प्रकाशन वर्ष 1929। जनवरी 1929 में यह पुस्तक नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुई थी। इस वर्ष के मध्य में उस भूमिका के आरंभ एवं अंत में बहुत सी बातें बढ़ाकर आचार्य शुक्ल ने इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। 1940 ईस्वी में इसका परिवर्धित एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित करवाया गया। 1929 जनवरी की पुस्तक नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुई है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य इतिहास के नाम से प्रकाशित हुई थी। इसी वर्ष के मध्य में इस भूमिका के आरंभ में अंत में बहुत सी बातें बढ़ाकर आचार्य शुक्ल ने स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया। 1940 ईस्वी से परिवर्धित एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित करवा दिया गया। ध्यातव्य है कि हिंदी शब्द सागर के निर्माण में निम्न 3 विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं वो हम देख लेते हैं। इस पुस्तक में लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विवेचन किया गया है। कवियों की संख्या की अपेक्षा अनेक साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व प्रदान किया गया, अर्थात हिंदी साहित्य के विकास में विशेष योगदान देने वाले कवियों को ही इसमें शामिल किया गया है। कम महत्व वाले कवियों को इसमें जगह नहीं मिली है। कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। कवियों एवं लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। इसमें प्रत्येक काल या शाखा की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन कर लेने के बाद उससे संबद्ध प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है। उस युग में आने वाले अन्य कवियों का विवरण इसके बाद फुटकल खाते में दिया गया है। केदारनाथ पाठक ने इस रचना के लेखन में शुक्ल जी को अपूर्व सहयोग प्रदान किया था। केदारनाथ पाठक जी ने इस रचना के लेखन में शुक्ल जी ने निम्न रचनाओं से विशेष सहायता सामग्री ग्रहण की। मिश्रवधु विनोद, मिश्रबंधु, हिंदी कोविद रत्नावल, रत्नमाला श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी रामनेश त्रिपाठी और ब्रज माधुरी संग्रह, ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि। इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया गया है। काल विभाजन देखिए, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य 900 वर्षों के इतिहास को निम्न 4 सुस्पष्ट कालखंडों में वर्गीकृत किया गया है, जो आज तक भी लगभग सभी इतिहासकारों द्वारा मान किया जाता है। पहला इन्होंने वीरगाथा काल, जिसको आदिकाल कहते हैं, इसको विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक माना है। वीरगाथा काल के 2 भाग हैं। अपभ्रंश काल या प्राकृताभास हिंदी काल कहा गया है। इसको अपभ्रंश काल या प्राकृताभास हिंदी काल कहा गया है, 1050 से 1200 विक्रम संवत। दूसरा भाग वीरगाथा काल 1200 से 1375। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल का है। पूर्व मध्यकाल आपका भक्तिकाल कहते हैं, जिसको विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। उत्तर मध्यकाल रीतकाल है, विक्रम संवत 1700 ईस्वी से विक्रम संवत 1900 तक। और गद्यकाल आपको आधुनिक काल है, इसको 1900 ईस्वी से विक्रम संवत 84 तक। तो माने इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया आदिकाल को, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल को कहा, उत्तर मध्यकाल रीतकाल को कहा और गद्यकाल आधुनिक काल को कहा। अब देखते हैं आधुनिक गद्यकाल के 3 भेद उन्होंने किए हैं। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। नोट देखिए, भक्तिकाल को भी आचार्य शुक्ल ने पुनः निम्न 4 भागों में विभाजित किया है। तो देखिए कैसे। निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के 2 भाग, ज्ञानाश्रय काव्यधारा, प्रेमाश्रय काव्यधारा। ज्ञानाश्रय में संत काव्य है और प्रेमाश्रय में सूफी काव्य है। कवि कबीर हैं प्रतिनिधि कवि और इधर जायसी हैं। सगुण काव्यधारा में कृष्णाश्रय काव्यधारा, रामाश्रय काव्यधारा। कृष्णाश्रय में कृष्ण काव्य है और रामाश्रय में राम काव्य है। इधर प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं, इधर प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। इस प्रकार से भक्तिकाल को भी इन्होंने विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय इस प्रकार है कि जन्मकाल इनका 11 अक्टूबर 1884 और मृत्युकाल उनका 2 फरवरी 1941। प्रमुख रचनाएं इनकी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, गोस्वामी तुलसीदास, चिंतामणि 4 भाग में निबंध हैं ये, रसमीमांसा सैद्धांतिक समीक्षा है, महाकवि सूरदास व्यवहारिक समीक्षा है, विश्व प्रपंच दर्शन आपका काव्य संग्रह इनका मधुस्रोत है। संपादन कार्य जायसी ग्रंथावली और नागरी प्रचारणी पत्रिका। विशेष तथ्य, आचार्य महाविश्रात द्विवेदी के बाद हिंदी भाषा और साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण देन आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का पहला क्रमबद्ध इतिहास तैयार किया और साहित्य आलोचना की पद्धति विकसित की। चिंतन और विश्लेषण
परख निबंधकार के रूप में भी उनका स्थान शीर्ष पर है। कविता, नाटक, कहानी आदि सृजनात्मक विधाओं में भी उनका उल्लेखनीय योगदान है। शुक्ल जी हिंदी के प्रथम साहित्य इतिहासकार हैं जो साहित्य की परंपरित इतिहास लेखन पद्धति को बदलकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कविवृत्त परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की समीक्षाओं को उजागर कर वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करती है। विशेष कथन देखिए, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह भी कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। अब देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नामकरण के लिए निम्न 12 ग्रंथों का आधार लिया था। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, विशलदेव रासो, खुमार रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्र का, खुसरो की पहेलियाँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके संबंध में एक जगह लिखा है, शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास के कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला है। अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार एवं उनका काल विभाजन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको हम पढ़ेंगे। तो अगले हम वीडियो में आपसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में। नमस्कार।